अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, DCH MPH पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होने के नाते मेरी रिसेंटली यहाँ पोस्टिंग हुई है एज ए MS शाबिटाई हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद हैदराबाद। मुझे यहाँ तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। मैं MS की हैसियत से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैं दोस्तों को अपना मैसेज दे रहा हूँ, इन तमाम लोगों का, अपना फार्मा वालों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात पब्लिक तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले जिस तरह किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को कहीं काम करने के लिए पता होना चाहिए कि उसके इदारे में क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ के इश्यूज़ को और इश्यूज़ का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो तमाम चीज़ें राउंड करके मालूमात की, उनको डॉक्यूमेंट किया कि मेरे इदारे के इश्यूज़ क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। चूँकि ये आखिरी महीना था क्वार्टर का और जहाँ बजट भी क्लोज़ हो रही होती है, अपने हालात को, अपने रिसोर्सेज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम इश्यूज़ को डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट करने के बाद हमने उसको प्रायोरिटाइज़ किया कि अब हम इस सिनेरियो में क्या-क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट की, उनका मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ मेरे आने से पहले क्या इश्यूज़ थे। सबसे पहली चीज़ जो मेरे इल्म में आई वो ये थी कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस जो होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किसी हद तक थी, लेकिन वो 100% नहीं थी। तो मेरी पहली तरजीह ये थी कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को कंप्लायंस की क्यूरी में लाना चाहिए, उनको बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट जो था, कोई भी इदारा हो, जितना अच्छा साफ-सुथरा होगा, उसका डिस्प्ले अच्छा होगा, आने वाले बंदे उसको को अट्रैक्शन मिलेगी। तो क्लीन लाइनेज जो है, वो कंप्रोमाइज़ थी, ठीक नहीं थी, हमने उसको भी इश्यूज़ में रखा। उसके बाद रेगुलेटरी एंड पंक्चुअलिटी का भी इश्यू था, उसको भी हमने फोकस किया कि वो भी हमारा इशू है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत थी कि इंडोर हमारा कम था, ओपीडीज़ हमारी कम थी, हमारी सर्विसेज़ 2 बजे जो है एडमिशन बंद हो जाते थे, 2 बजे रेफरल सिस्टम स्टार्ट हो जाता था, सिज़ेरियन वाले पेशेंट बाहर रेफ़र हो जाते थे, सर्जरी वाले पेशेंट बाहर रेफ़र हो जाते थे, बच्चों के वार्ड के बच्चे भी थोड़े सीरियस होते थे, वो बाहर चले जाते थे। हमने उसको भी अपने इशू में रखा और जो सबसे ज़्यादा कंसर्न थी मेरी, वो ये थी कि रोज़ाना जितनी भी ओपीडी आ रही है, उसमें हज़ारों गाड़ियाँ अंदर आती थी और ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल जो है, वो एक पार्किंग एरिया है। और वहाँ से 1 मई से 15 मई तक का डेटा कलेक्ट किया, पता चला 4 गाड़ियाँ स्क्रैच हो गई थी और उनकी वेयर अबाउट का कोई पता नहीं था। और जिनकी गाड़ियाँ गई थी, उनका एतराज़ ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें सीसीटीवी फुटेज दे। हम हर एरिया में हमारे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, तो हम जो है उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो हमने ये भी इशू रखा कि चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, 400 गाड़ियाँ स्टाफ की हों और 1000 डेढ़ हज़ार गाड़ियाँ बाहर के लोगों की हों, इतनी सारी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए। तो हेल्थ सर्विस डिलीवरी जो थी वो मुतासिर हो रही थी। हम लोगों को इलाज मुआलजा की सहूलियात दें या लोगों को पार्किंग दें, ये भी हमारी बहुत बड़ी कंसर्न थी। इन सारी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी प्लानिंग की, बहुत सारी मीटिंग्स की हमने। इवन के प्रोविजन ऑफ द मेडिसिन्स जो थी आर्डवर्स में, कहीं सिरेंजेस नहीं थे, कहीं ड्रिप सेट नहीं थे, कहीं वाइकल नहीं था ओटी में, ये सारे इश्यूज़ थे, इनको डॉक्यूमेंट कर दिया गया। और जब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो गई, तो मैंने जो है कोर टीम बनाई, कोर टीम की ड्यूटी लगाई कि इश्यूज़ ना सिर्फ हम हाइलाइट करेंगे, लेकिन उन इश्यूज़ का वे फॉरवर्ड भी बनाएँगे। वे फॉरवर्ड जब बनाएँगे तो वो चीज़ें जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगी। जो खाना लोगों को मिल रहा था, उसमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने आते ही यहाँ पे एक फूड कमेटी बनाई, वो जितने हमारे इंदौर के लोग हैं, एचओडीज़, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके साथ किचन वालों इंचार्जेस के साथ बैठकर एक फूड कमेटी बनाई, जिसकी महीने में 2 दफ़ा मीटिंग्स होती हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे अमल करते हुए हमने मरीज़ों को खाना देने की प्रोविज़न बनाई, ताकि मरीज़ों को ना सिर्फ खाना मिले, लेकिन उनकी सेहत के हिसाब से खाना मिले, ताकि वो चीज़ें ना सिर्फ हेल्दी एनवायरनमेंट का हिस्सा बने, लेकिन पेशेंट केयर भी काउंट हो। तो ये सारे हमारे इश्यूज़ थे, जिनके लिए हमने बैठ के यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग्स की और फिर इनको जिस तरह हमने एड्रेस किया, वो भी मैं आपको आने वाले चंद मिनटों में आपसे शेयर करूँगा। जो सबसे पहला काम हमने किया इनको प्रायोरिटाइज़ करने के बाद, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे, जो बायोमेट्रिक का निज़ाम था, मैनुअल अटेंडेंस लगती थी, किसी ने लगा दी, किसी ने नहीं लगाई, कोई लेट आ गया। हमने 100% लोगों की बायोमेट्रिक करवाई। अब हमारे पास अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक के थ्रू होती है, सुबह भी, शाम भी और रात भी।
ताकि लोगों का पता चले कि लोग किस वक्त आ रहे हैं और किस वक्त जा रहे हैं। सुबह 8:20 से पहले बायोमेट्रिक सुबह वालों की हो जाती है। दोपहर 2 बजे से पहले बायोमेट्रिक उनके वापसी को एक्सेस नहीं करता। अब हर बंदा 2 बजे तक बैठने का मजाज है। ये हमने इंश्योर करवाया कि बायोमेट्रिक 100% होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की, वो था ड्रेस कोड का कंप्लायंस। बहुत सारे दोस्त जो हैं ड्रेस कोड पहन कर आते थे, कोई पैंट पहन कर आ रहा है, कोई व्हाइट कलर पहन कर आ रहा है, कोई कौन। जो भी ड्रेस कोड की गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, हमने वो ड्रेस कोड इंश्योर करवाया। और रब का बड़ा शुक्र है और मेरी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि 100% लोग अब ड्रेस कोड में आते हैं, सवाए किसी ऐसी इमरजेंसी के, कोई एक आधा बंदा पूरी शिफ्ट में ना हो, मजबूरी हो, लेकिन वो आदी नहीं होता। वो 2-4 घंटों में अगर उसकी ड्रेस कहीं किसी वजह से गंदी हो जाती है, वर्क एनवायरनमेंट है, किसी को खून लग सकता है, कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाती है। तो ड्रेस कोड की कंप्लायंस 100% हो गई, बायोमेट्रिक 100% हो गया। जो तीसरी मेरी तरजीह थी वो ये थी कि कैजुअल्टी में चंद डॉक्टर, एक डॉक्टर होता था ड्यूटी में, और वो 100 की तादाद में मरीज देखता था, और मरीज को टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती कि मरीज को टाइम ना मिले। हमने टाइम टेबल को इस तरह डिजाइन किया, लोगों की फिक्स जो ड्यूटियां थी उनको चेंज करके अब हम डेली बेसिस वाले रूटीन पे हैं। हर शिफ्ट में 3 से 4 डॉक्टर होते हैं, सुबह में 4, दोपहर में 3, रात में 2। वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए हमने नंबर ऑफ डॉक्टर्स की ड्यूटियां बढ़ा दी। अब आप कैजुअल्टी में कभी भी आएंगे तो आपको हर शिफ्ट में या सुबह में 4, दोपहर में 3 और रात में 2 डॉक्टर मिलेंगे। इवन के कभी कभार रात में 3 डॉक्टर भी मिलेंगे जब इस तरह के हालात होते हैं, कोई साइक्लोन इमरजेंसी होती है, कोई रैन इमरजेंसी होती है, कोई ईद इमरजेंसी है, तो हमारी हर शिफ्ट में 3 से ज्यादा डॉक्टर होते हैं। और साथ साथ में प्रोविजन ऑफ द मेडिकेशन 100% होता है। जब मैं यहाँ आया तो बहुत बड़े इश्यूज थे कि हर दूसरा मरीज ये कहता था, सर मैं ड्रिप सेट बाहर से लेकर आया हूँ, मैं सिरिंज बाहर से लेकर आया हूँ। जीरो टॉलरेंस है मेरी तरफ से, कोई भी बंदा ना सिरिंज बाहर से लेकर आएगा, ना ड्रिप सेट बाहर से लेकर आएगा। मैंने जो कोर टीम है उसको मजाज बना दिया है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा लम्हा हो कि जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप अपने जेब से परचेज करके दें, मुझसे ज़ाती तौर पे उसकी पेमेंट ले लें, लेकिन पेशेंट केयर में कंप्रोमाइज़ नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ना सिर्फ कैजुअल्टी में लोग कोई दवाई नहीं लेकर आते, लेकिन इंडोर में भी कोई भी बंदा कोई दवाई नहीं लेकर आता, ना कोई सिरिंज, ना कोई धागा, ना कोई ट्रिप, ना कोई इंजेक्शन, कुछ भी वह ऐसे नहीं लेकर आता। ये भी मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है विद द हेल्प ऑफ द कोर टीम कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने इंडोर वाले लोगों को कोई भी चीज बाहर की नहीं लिख कर देते। फिर जो सबसे ज्यादा काउंट करता है वो होता है किसी भी इदारे का एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट जितना अच्छा होता है ना, माहौल ही सारा पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो जो आज का दौर है, ग्रीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। हमने आते ही पूरी टीम की मदद से कंसल्टेंट के साथ हमने इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया। हमने 50 नीम के, जो नेशनल दरख्त है हमारा, जो कम पानी लेता है और ज्यादा हमें ठंडक प्रोवाइड करता है, हमने 50 दरख्त लगवाए, सराउंडिंग दी, बाहर भी लगवाए, मेन गेट के बाहर भी लगवाए और बिल्डिंग के अंदर भी लगवाए, ताकि 50 पौधे जब दरख्त बनेंगे तो बहुत सारा साया देंगे। और हो सकता है तब मैं साया लेने वाला ना हूँ, मेरे बच्चे साया ले रहे हों, या हम में से जो मेरी टीम के हिस्से हैं वो ना हो, उनके बच्चे या कोई गरीब आदमी साया ले रहा हो। तो वो अस्पताल में हमने लगवाए। उसके साथ साथ हमने ये भी किया कि जहाँ जगह कम है वहाँ पे हमने गमले लगवाए। 200 से ज्यादा गमले हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स में लगवाए हैं। पूरी जो पार्किंग एरिया है उसको ग्रीन बनाने के लिए हमने क्यारी बनवाई हुई है, वहाँ पे भी पूरी झालें लगेंगी, ताकि अस्पताल का लुक ऐसा हो जैसा किसी अच्छे इदारे का लुक होता है, जैसा कि आगा खान का लुक होता है। मैंने अपनी टीम से ये कहा है कि हम इंशाल्लाह इस इदारे को हैदराबाद का नहीं, सिंध का मॉडल इदारा बनाएंगे। सिंध का मॉडल इदारा बनेगा तो हमारा डिपार्टमेंट बड़े फख्र के साथ कहेगा कि शाह बिटाई हॉस्पिटल रोल मॉडल है, उसने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। और हमने ये किसी हद तक कहा नहीं, मैंने ये किसी हद तक किया है। आप में से किसी का भी आने का इत्तेफाक हो तो आप हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने पौधे और कितने गमले लगे हुए हैं जो अस्पताल की रौनक को बहाल कर रहे हैं। जो हमारे इंडोर ब्लॉक के बीच की गलियां थी जहां बहुत सारे अरसे से मिट्टी और गंदगी और बहुत सारी चीजें नहीं निकली थी, मनों की तादाद से वो सारी गंदगी निकलवा के एक्सेस बना दी है कि गलियों में कोई भी जाकर कचरा उठा सकता है, किसी भी लम्हे उठा सकता है। जितने भी होल्स थे, गटर होल्स थे, उनके ढक्कन टूटे हुए थे। और हमारे सफाई करने वाले लोग जो है कचरा अंदर डाल के वो भर रहे थे, ड्रेनेज लाइन खराब हो रही थी। हमने 50
ढक्कन जो है नए बनवाए हैं ताकि सारे होल्स जो हैं उनके ऊपर अच्छे ढक्कन लग जाएं ताकि उनमें गंदगी ना जाए, और ड्रेनेज लाइन भी जो है हमारी बंद ना हो, वो भी बड़ी मैटर करती है। अगर ड्रेनेज लाइन बंद होती है तो बाहर गंदा पानी खड़ा होता है, और किसी भी बारिश की सूरत में या सैलाब की सूरत में अस्पताल पूरे भरे रहते हैं। और इस चीज़ का प्रैक्टिकल मुझे एहसास अच्छा तब लगा जब अभी बारिश आई, लेकिन शाह बेटाई हॉस्पिटल में आधे पौने घंटे पानी खड़ा था, थोड़ी देर के बाद वो सारा पानी जो है लाइनों में चला गया और अस्पताल हमारे में कोई भी पानी नहीं था। जो मैंने दूसरी बात कही कि बाइक स्नैचिंग बड़ी हो रही थी, बाइक स्नैचिंग 4-5 गाड़ियों की हो रही थी। हमने प्लान किया कि सारी गाड़ियां बाहर चली जाएं। इसके लिए हम सब ने मिलकर प्लान ये किया कि जितनी अच्छी सिक्योरिटी गेट की होगी, पहले एक बंदा होता था, बेचारा वो मैनेज नहीं कर पाता था कि गेट खोले या बंदे को आने दे या उसकी रहनुमाई करे। अब हर शिफ्ट में 3-4 वार्ड बॉय, विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पास एक पुलिस वाला भी होता है। और वेरी रिसेंटली मेरी रिक्वेस्ट पे जो है ट्रैफिक पुलिस के एसपी साहब ने हमें ट्रैफिक पुलिसमैन भी दिया है। वो बाहर की गाड़ियों को मैनेज करवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अब जो पब्लिक की गाड़ियां हैं वो गाड़ियां सारी बाहर खड़ी होती हैं, उसका फायदा मुझे ये होता है कि जो पार्किंग का एरिया हमें हॉस्पिटल में देना पड़ता था, 400-500 बंदों की गाड़ियां आ जाएं, मैं स्पेस प्रोवाइड ना कर सकूं, वो गाड़ियां बाहर खड़ी हो जाती हैं, तो हॉस्पिटल की सर्विस डिलीवरी डिस्टर्ब नहीं होती। हॉस्पिटल में सिर्फ उन लोगों की गाड़ियां आती हैं जो स्टाफ के लोग हैं, उनके लिए भी हम टोकन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। वो टोकन लेकर उनकी गाड़ियों पे डिस्प्ले होगा तो उनको इजीली एक्सेस मिल जाएगा। बाकी इमरजेंसी की सूरत में, अल्लाह ना करे किसी मरीज के साथ इमरजेंसी होती है, तो हम उसकी गाड़ी अंदर भी आने देते हैं, हम खुद उसको शिफ्ट भी करवा देते हैं। अगर हम, मेरी कोर टीम का कोई बंदा बाहर खड़ा होता है और ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, तो इवन मैंने खुद भी स्ट्रेचर पे बंदे डलवा के या मेरी कोर टीम ने व्हील चेयर चला के भी मरीजों को कैजुअल्टी में शिफ्ट किया होगा। तो ये हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाला जो सिनेरियो है जिसमें हम आपकी केयर के लिए कोशिश हैं, उसमें मुझे सपोर्ट करें। प्लस में जो इंडोर की फैसिलिटी है, जो मेरी तरजीहात थी कि इंडोर बेहतर हो, उनको हासिल करने के लिए भी हमने बड़ी बड़ी कोशिश की है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूं कि इन सारे इक़दाम करने के बाद, जो इश्यूज थे और उन पे काम करने के बाद, अल्टीमेटली मेरी टीम जो है, मुझ समेत मेरी टीम इस कामयाबी हासिल कर चुकी है कि हमने जैसा प्रायोरिटाइज किया था इश्यूज को और वे फॉरवर्ड निकाले थे, वो सारी चीज़ें बेहतर होने गई हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे क्लीन लाइनेस को देख लें, बेहतर हो गई। ड्रेस कोड इंप्लीमेंट हो गया, बायोमेट्रिक इंश्योर हो गया, एनवायरनमेंट हेल्दी के प्रोसेस में है, क्योंकि देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम एवरीवेयर। तो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने में कोशिश हैं, उसको कुछ महीने और लगेंगे कि अस्पताल हरा भरा हो जाए। ओपीडी जो है हमारे पास रोजाना 15 मई से पहले, मेरे ज्वाइन करने से पहले 2000 के करीब ओपीडी थी, क्योंकि मेरे पास 19 शोबे हैं ओपीडी के, 2000 के करीब ओपीडी थी पर डे। अब वो ओपीडी जो है 3000 के करीब है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम किसी भी बंदे को दवाई नहीं लिख कर देते। इसी ओपीडी में से बहुत सारे लोग इंडोर के अगर पैरामीटर पे पूरे उतरते थे, वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते थे। 2 बजे के बाद उनको दाखिल नहीं किया जाता था। और इंडोर हमारा जो होता है, पहले 70 या 80 पर डे पूरे हॉस्पिटल में होता था, अब 100 से ज्यादा लोग हमारे पास इंडोर में होते हैं। इवन 2-4 लोग क्यू में होते हैं, हमारे पास बेड नहीं होते। मेल फीमेल जनरल वार्ड 100% भरा हुआ होता है, जो कि पहले 3-4 मरीज होते थे, अब 100% भरा होता है। गायनी हमारा फुल होता है, स्पेयर में बेड लग रहे होते हैं, एक्स्ट्रा बेड लग रहे होते हैं। पीट्स हमारा फुल होता है, स्पेयर में एक्स्ट्रा बेड लग रहे होते हैं। मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूं, मैं खुद अपने प्राइवेट सेक्टर के मरीज शाबेटाई में दाखिल कर देता हूं, ताकि लोगों को फाइनेंशियल बर्डन ना हो। आज का दौर ऐसा है, हर बंदा जो है महंगाई की जद में आया हुआ है, तो हम अपने मरीजों को बाहर से भी, मैं कंसल्टेंट हूँ बाहर, मैं अपने मरीजों को भिटाई भेज देता हूँ, तो वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में मेरे भी 2-4 मरीज रोजाना दाखिल हो जाते हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी ओवरलोडेड जा रहा है। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी थी हमारे पास और एक्सरे की जो फैसिलिटी थी, जब मैं आया तो पूरे सिंध में एक्सरे फिल्म्स नहीं थी। हमने मल्टीपल जो बड़े हैं हमारे, उनसे रब्ता करके हमने एक्सरे फिल्म्स की प्रोविजन को इंश्योर किया। अब हमारे पास 724 आवर्स एक्सरे होते हैं। अल्ट्रासाउंड पहले सुबह और शाम की शिफ्ट में होते थे, अब 724 आवर्स अल्ट्रासाउंड होते हैं हमारे पास। डिजिटल एक्सरे मशीन जो ग्लोबल फंड वालों ने दी थी, और उसकी फिल्म्स नहीं थी, सिर्फ मशीन थी, और उनकी कंडीशन ये थी कि डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो सिर्फ तपे दक के जो टीबी के पेशेंट हैं उनके सीने के एक्सरे के लिए काम आएगी। वो बंद पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे आने के फौरन बाद हमने उसकी जो ऊपर से हमें जो गाइडलाइन मिली थी वो ये थी कि डिजिटल मशीन एक्सरे निकालेगी
उसका इमेज जो है कंसल्टेंट के पास जाएगा और उस इमेज व्हाट्सएप वाले इमेज पे कंसल्टेंट उसकी बीमारी का फैसला करेगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब डिजिटल एक्सरे मशीन जो ग्लोबल फंड से आई हुई है, क्योंकि उसकी फिल्म्स साथ नहीं आई, अब हम जितने भी टीबी की ओपीडी में, चेस्ट की ओपीडी में जितने भी मरीज आते हैं जिनके एक्सरे होना लाजमी होते हैं वो भी, और किसी और ओपीडी में भी अगर कोई सीने का मसले के साथ आता है और उसका सीने का एक्सरे होना होता है, तो हम उस मशीन से उनके एक्सरे करवाते हैं। उनकी तस्वीर जो है ना सिर्फ पेशेंट के मोबाइल में देते हैं, कंसल्टेंट को भी भिजवाते हैं, ताकि कंसल्टेंट उस एक्सरे को देखकर ये फैसला करे कि अब उसकी बीमारी के साथ कैसे मैनेज करना है, उसको ठीक कैसे करना है। वो भी ऑन हो गई है, क्योंकि ये बात शायद मेजॉरिटी को पता ना हो और मेजॉरिटी ये ब्लेम कर रही हो कि जी डिजिटल एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है और अपने अपनों के एक्सरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन पब्लिक के लिए है और जिस TOAS के तहत आई हुई है और जिसके लिए आई हुई है, हम उनको तमाम बेनिफिट्स दे रहे हैं, पर हमारे पास उसकी ना ही उसकी फिल्म से, हम सिर्फ उसका इमेज प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ऊपर से कहा गया। मेरे आने से पहले डायलिसिस यहाँ पे 400 लोगों का होता था, 400 रजिस्टर्ड पेशेंट होते थे जिनका डायलिसिस हम करवाते थे विद द हेल्प ऑफ द सम एनजीओ। अब वो रजिस्ट्रेशन जो है 500 पे चली गई है। अब हमारे पास 500 कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके डायलिसिस डेली बेसिस पे हो रहे हैं। आज चूंकि छुट्टी का दिन है, फिर भी हमारे पास 3 शिफ्टें लगी हुई हैं। हम 3 शिफ्टों में उनके डायलिसिस करेंगे ताकि ईद वाले 3-4 दिन लोग अपने घरों पे रहकर बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन पूरे महीने के लिए मेरे पास 500 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस हो रहा होता है। लैब्स की फैसिलिटी, पहले जो है लैब्स की फैसिलिटी के लिए मुख्तलिफ बातें थी, अब लैब की फैसिलिटी भी मेरे पास सुबह में तो डेफिनेटली अवेलेबल है। उसके बाद शाम में और रात में भी ब्लड बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लैब इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी भी आने वाले थोड़े अरसे में 724 आवर्स हो, ताकि हमारा पेशेंट जो है यहीं से लैब इन्वेस्टिगेशन करवाए, उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। डिलीवरीज का रेशो जो है हमारे पास कम था। हमने डिलीवरीज जहां जहां से हमारे क्लाइंट रजिस्टर्ड होते हैं, एंटीनेटल केयर के ओपीडी में से रजिस्टर्ड होते हैं, वहां माहिर लेडी डॉक्टर्स बिठा दिए हैं, स्टाफों को हटा के कंसल्टेंट बिठा दिए हैं, ताकि अच्छे तरीके से पेशेंट रजिस्टर्ड हो, एंटीनेटल चेकअप हो, उनकी भी हम रजिस्ट्रेशन करें और नंबर ऑफ डिलीवरीज भी हमारी बढ़ गई हैं। पहले हमारा इंडोर में सिजेरियन 2 बजे के बाद होता नहीं था, शिफ्ट हो जाता था लम्प्स के लिए। अब हमने 724 आवर्स सिजेरियन करवा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मरीज हमारा रेफर नहीं होता, बल्कि हॉस्पिटल में ये कहा हुआ है कि कोई भी रेफर नहीं होगा जब तक आप उसकी फाइल मेरे पास भिजवा ना दें, उसकी जस्टिफिकेशन ना हो। तो रेफरल हमारे पास 0 हो गया है। सिजेरियन 24 आवर्स हो गए हैं। आर्थो हमारे एक कंसल्टेंट मदीद हमने जो है ओपीडी में बिठा दी है। आर्थो की सर्जरियां जो पहले कम हो रही थी, अब पूरे हफ्ते आर्थो की भी सर्जरियां होंगी। हम आर्थो का भी कोई पेशेंट बाहर नहीं भेज रहे। जनरल सर्जरी भी हमारे पास पहले कम हो रही थी क्योंकि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट काम थे। हमने मजीद 1-2 लोगों को असाइन करके उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं एनेस्थेसिया के लिए। 1-2 एनेस्थेटिस्ट हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डीएचओ साहब को रिक्वेस्ट की थी, उनकी तरफ से भी हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने 1-2 एनेस्थेटिस्ट हमें भिजवा भी दिए। इससे बेहतर ये होगा कि हमारी ओटियां जो है राउंड दी क्लॉक चलेंगी 724 आवर्स, जहां हमें ज़रूरत होगी 8 आवर्स में भी हम वो चीज़ें कर लेंगे। जो आखिरी बात है मेरी वो ये है कि कंसल्टेंट पहले सब सुबह में हुआ करते थे, अब कंसल्टेंट जो है शाम में भी रात में भी राउंड करते हैं। उससे हट के इमरजेंसी कोई भी होती है, अल्लाह ना करे रात को कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ जाए, जिस शोबे का पेशेंट आएगा उसके कंसल्टेंट को उसी लम्हे गाड़ी भेज के मंगवा लिया जाएगा, वो आकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे देगा। इसके साथ ही मैं कंक्लूड करूंगा कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी आवाम से एक ही गुजारिश है कि आप इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने में मेरा भरपूर साथ दें। हम आपकी खिदमत के लिए कोशिश हैं। अल्लाह ना करे आपको कोई मजबूरी होती है, परफेक्ट कोई भी नहीं है सवाए रब की ज़ात के। हो सकता है इन सारी कामों में कहीं कोई ऊंच नीच हो रही हो, तो उसका आप मुझे डायरेक्टली इतला दे सकते हैं इस नंबर पर 0333-268-2969। इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझे अपनी कंसर्न और तजावीज़ भी बता सकते हैं, क्योंकि तजावीज़ आएंगी तो मज़ीद बेहतरी की तरफ से जाएंगे। और फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपना फार्मा वालों का कि उन्होंने मुझे अपनी बात को आगे बढ़ाने का मौका दिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी ये है कि अपना फार्मा जो चैनल है वो पब्लिक के बेनिफिट में काम कर रहा है। आप तमाम लोग ना सिर्फ उसे सुने
उसको सब्सक्राइब भी करें, उसके बेल आइकन को पुश भी करें, ताकि मेरी आवाज़ आपके तवज्जुह से सदका जारिया बनकर बहुत सारे लोगों तक जाए और लतीफ़ाबाद की आवाम को और हैदराबाद की आवाम को इस इदारे से मैक्सिमम बेनिफिट हो। बहुत शुक्रिया।